नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की कहानी गढ़ी है। हम बात करेंगे उन संधियों और एक्ट्स की जो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि हमारे देश की तकदीर तय करने वाले मील के पत्थर थे। तो सवाल यही है, वो कौन से बड़े फैसले थे, वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने आज के भारत की बुनियाद रखी। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साथ मिलकर इतिहास के सफर पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से। ये वो वक्त था जब एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संधियों के जरिए अपनी जड़ें जमा रही थी और दूसरी तरफ भारत के अंदर से ही सामाजिक सुधारों की एक जोरदार आवाज उठ रही थी। तो हमारा पहला सवाल आता है, अंग्रेजों और मराठों के बीच जो पहली बड़ी जंग हुई उसे किस ट्रीटी ने खत्म किया, और सबसे जरूरी बात, इसका असर क्या हुआ। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ था। और जवाब है साल बाई की संधि। ये 17 मई 1782 को साइन की गई थी। इसी संधि ने पहले एंग्लो मराठा वॉर पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखिए, इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। इस संधि का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अगले 20 सालों तक, मतलब 2 दशकों तक शांति बनी रही। और इस पीस टाइम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी पावर को कंसोलिडेट करने, उसे कई गुना बढ़ाने का कीमती वक्त दे दिया। अच्छा, अब राजनीतिक संधियों से जरा हटकर एक बड़े सामाजिक सुधार की तरफ चलते हैं। भारत की एक बहुत बड़ी कुप्रथा, सती प्रथा, को गैरकानूनी कब और किसने घोषित किया? तो इसका जवाब 3 हिस्सों में है। साल था 1829। ये कानून लाने वाले थे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। और इस बड़े बदलाव के पीछे जिस भारतीय समाज सुधारक का सबसे बड़ा हाथ था, वो थे राजा राममोहन राय। तो यहाँ का लॉजिक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ एक बुरी प्रथा का अंत नहीं था, नहीं, ये भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले सोशल रिफॉर्म्स की एक शुरुआत थी। इसने एक मिसाल कायम की कि अगर समाज से आवाज उठे तो सरकारें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानून बना सकती हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे दौर में चलते हैं। यहाँ पर जो नैरेटिव है वो संधियों और सामाजिक सुधारों से आगे बढ़कर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग तक पहुँचता है। भारतीय अब कह रहे थे कि शासन में हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसी मांग के बीच आता है 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार। लेकिन इसका सबसे विवादास्पद पहलू था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। तो सवाल यह है कि इसे लाया ही क्यों गया? इसका मतलब बिल्कुल साफ था, मुसलमानों के लिए ऐसे चुनावी क्षेत्र बनाना जहां सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते थे और सिर्फ अपने मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुन सकते थे। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी वही पुरानी और मशहूर, फूट डालो और राज करो। इस एक कदम ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का वो बीज बो दिया जिसका कड़वा फल दशकों बाद देश के विभाजन के रूप में सामने आया। अब देखिए, इसी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर भारत के 2 सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आमने सामने आ गए। तो इस टकराव को सुलझाने के लिए 1932 में ये पूना पैक्ट साइन क्यों किया गया? जरा यहां देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। अंग्रेजों के कम्युनल अवार्ड ने दलित वर्गों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए थे, जिसका गांधी जी ने जोरदार विरोध किया। तो पूना पैक्ट ने इसका एक बीच का रास्ता निकाला। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटाकर रिजर्व्ड सीटें दी गईं। और तो और, जहां कम्युनल अवार्ड में सिर्फ 71 सीटें दी गई थीं, वहीं पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाकर सीधे 148 कर दी गई, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो इसका क्विक लॉजिक क्या है? देखिए, इस समझौते ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक, इसने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पक्का कर दिया, और 2, इसने हिंदू समाज को बंटने से भी बचा लिया। साथ ही इस पूरी घटना ने डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के सबसे बड़े और निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी चरण में। ये वो दौर था जब भारत स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की तरफ अपने आखिरी और सबसे बड़े कदम बढ़ा रहा था। अंग्रेजों के बनाए ये आखिरी कानून एक तरह से आज़ादी की प्रस्तावना लिख रहे थे। इस दौर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सवाल यह है कि इस एक्ट ने भारतीय प्रांतों को, यानी प्रोविंसेस को, असल में कितनी पावर दी? और जवाब है प्रांतीय स्वायत्तता, जिसे कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसने प्रांतों में जो डुअल गवर्नमेंट्स या द्वैध शासन चल रहा था उसे खत्म कर दिया और चुने हुए भारतीय मंत्रियों को ज्यादातर प्रांतीय मामलों पर पूरा कंट्रोल दे दिया। यह सेल्फ रूल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और ये किया कैसे गया?
ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। सारी शक्तियों को 3 लिस्ट में बांट दिया गया: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस बंटवारे ने प्रांतों को अपने दायरे में आज़ादी से काम करने का मौका दिया और भारत में एक संघीय ढांचे यानी एक फेडरल स्ट्रक्चर की नींव रखी। और अब आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल। इस 1935 के एक्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट आखिर क्यों कहा जाता है? लेकिन जवाब से पहले जरा इस नंबर को देखिए, 10%। जी हाँ, प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद इस एक्ट ने वोटिंग का अधिकार भारत की सिर्फ 10% आबादी को ही दिया था। मतलब पूरी तरह से स्वशासन अभी भी एक सपना था। इसे ब्लूप्रिंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कई जरूरी फीचर्स, जैसे कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट, पावर्स का वही 3 लिस्ट वाला डिवीजन और एक फेडरल कोर्ट की स्थापना, ये सब कुछ सीधे सीधे आजाद भारत के संविधान में ले लिए गए। असल में ये हमारे संविधान की बुनियाद बना। तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। सालबाई की संधि, जिसने अंग्रेजों को 20 साल की मोहलत दी। सती प्रथा पर बैन, जिसने सामाजिक सुधारों का दरवाजा खोला। मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसने सांप्रदायिक राजनीति की नींव डाली। पूना पैक्ट, जिसने प्रतिनिधित्व का एक नया रास्ता दिखाया। और आखिर में 1935 का एक्ट, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता दी और हमारे संविधान का खाका तैयार किया। और अब जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या इन संधियों और एक्ट्स ने वाकई आज़ादी के लिए ज़मीन तैयार की, या फिर अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा बनकर इन्होंने आज़ादी मिलने में और